थंडरबोल्ट्स मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन अब तक के मार्वल हिस्ट्री में सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है। मजा आएगी इस पे बात करके, जहां अपने क्लासिक पावर और फ्रेंडशिप का जोर लगा के जब टीम ने आखिरी में दुनिया को बचा लिया तो फिल्म वहीं बेसिकली खत्म नहीं हो जाती। वहां से एमसीयू का फ्यूचर और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमें पता लगता है कि कैसे वेल पूरे थंडरबोल्ट्स को आपस में लड़वा के उन्हें धोखा दे रही थी या इन्होंने मरवाना चाह रही थी, तो उसे आखिर में देखकर पूरी टीम गुस्सा थी और उसकी कूट पिटाई करने ही आ रही थी कि तभी वेल ने बड़ी ही चालाकी से उन्हें मीडिया के सामने ले आया, जहां पूरी टीम इसी रिकग्निशन की ही तो भूखी थी। एंड वेल ने अपना पब्लिक परसेप्शन ही बदल दिया कि एक्चुअली में वो इस न्यू एवेंजर्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी, जिसमें सेंट्री, येलेना, यूएस एजेंट, गोस्ट, रेड गार्डियन और बकी शामिल है। अब ओरिजिनली बकी वेल के ऑपोजिशन में था, पर अपनी खोई खोई जिंदगी में एक फिर से सुपर हीरो टीम का हिस्सा बनने में वो कोई माइंड नहीं करता, क्योंकि उसने ट्राई किया था एक डिप्लोमेटिक जिंदगी जीने को। पर हम साफ देख पा रहे थे कि कैसे कागजी दुनिया उसकी नहीं है, उसे असली एक्शन चाहिए। वो उस लाइफ के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा था, जहां उसी के साथ वेल को अभी भी सब पसंद नहीं करते। पर ये एक परफेक्ट ट्रांजैक्शनल सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप बन जाती है, जिसमें सब खोए हुए सुपर हीरोज को उनकी पब्लिक लाइफ मिल गई, जिसमें फेम और पैसा दोनों है। एंड वो अपनी लाइफ पहले से तो एटलीस्ट बेटर ही जी पा रहे हैं यहाँ। एंड जब मूवी इसी न्यू एवेंजर्स टाइटल के साथ एंड होती है तो उसके बाद हमें फिल्म का एक बहुत ही लंबा क्रेडिट्स देखने को मिलता है, जिसमें मैगजीन्स के कटआउट्स, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के शॉर्ट्स न्यूज के रूप में ऐसे दिखाए जाते हैं कि पब्लिक अभी भी फुल ऑन इन नहीं है इन न्यू एवेंजर्स पे भरोसा करने के लिए। और ये एग्जैक्टली हमारे रियल लाइफ सोशल मीडिया ओपिनियंस की तरह इन लोगों के भी परसेप्शन हमारे सामने ऐसे नजर आ रहे हैं कि इन एवेंजर्स को हम अपने ओरिजिनल वाले एवेंजर्स कैसे ही मान ले, जिनमें कुछ लोग स्वीट भी हैं कि हाँ मेरा ये फेवरेट है, मुझे ये पसंद है, पर मेजॉरिटी ऑफ परसेप्शन रियल लाइफ ऑडियंस वाला ही है कि ये वाले एवेंजर्स, ओ माय गॉड, मैं इन्हें अपना एवेंजर्स नहीं मानता। जिसपे तभी मूवी का एक मिड क्रेडिट सीन आता है, जहां रेड गार्डियन एक कन्वीनियंस स्टोर में होता है न्यू एवेंजर्स की सक्सेस के ब्रांड वैल्यू बनने के बाद। और एलेक्सी यही तो चाहता था कि पहले सोवियत टाइम की ग्लोरी उसे वापस मिल जाए, लोग उसे चूमे, पहचाने, जाने, फेमस रहे। और उसी रौले में जब वो अपने प्रोडक्ट के पास जाता है, जो कि एक सीरियल है पर द न्यू एवेंजर्स की ब्रांडिंग के साथ, जिसमें वो पूरी कोशिश करता है कि वो औरत उसे पहचान जाए कि डब्बे पे बना हुआ एक इंसान मैं भी हूं और मैं भी फेमस हूं, पर वो कोशिश कामयाबी रह पाती है। काफी एम्बैरेसिंग भी होता है, जहां ना वो उस औरत ने वो सीरियल खरीदा और ना ही एलेक्सी को उसके फैंस मिल पाए। पर खैर, हम ये बात जानते ही हैं कि यह मार्वल को दिखाने का उनका एक अपना अलग तरीका था, क्योंकि उनका जो डिज्नीलैंड वाला काम चलता रहता है उसमें वो ओवर प्राइस ऐसे ही मर्च बेचते रहते हैं चीज़ें, तो ये भी चीज़ एक तौर पे चली जाएगी उनके यहाँ। उन्हें प्रोडक्ट्स भी तो बेचने, एंड आई किड यू नॉट, उन्हें मूवीज से ज़्यादा इन्हीं सारे स्पॉन्सरशिप से ही काफ़ी पैसे मिलते हैं। बहुत पैसे देते हो तुम। खैर, अब इन सारी कॉर्पोरेट बकलोलियों से दूर हट के सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर बात करें, जो करीबन 2.5 से 3 मिनट तक का लंबा है। उसमें तो बहुत ही बहस को अनपैक करना है, जिसमें सबसे पहले येलेना टीम के साथ अपने न्यू एवेंजर्स के न्यू बेस में जब एंटर कर रही होती है तो परेशान रहती है कि सैम विल्सन इनकी न्यू एवेंजर्स टीम से बिल्कुल खुश क्यों नहीं है। जहां इसकी बातों से सुन के यही लग रहा है कि सैम विल्सन यानी कि अपने नए कप्तान अमेरिका की परेशानी यही है कि यह न्यू एवेंजर्स ओरिजिनल एवेंजर्स के नाम को नाम कर रहे हैं, क्योंकि एवेंजर्स इस बुनियाद पे कभी खड़ा ही नहीं हुआ था कि उसे कोई भी कंट्रोल करे। वो सिर्फ टीम ही चलाती है उसे, और टीम के बंदे ही टीम के मालिक होते हैं। और ये मर्च उच वाली बकलोरियों में तो वो भी नहीं फंसते थे। जहां अब सैम के पास ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका की शील्ड है और वो रियल कैप्टन अमेरिका है, तो दुनिया उसी की सुनेगी। और जितने टाइम से वो ये न्यू एवेंजर्स वाले विषय पे शांत बैठा था, अब वो शांत नहीं भी रहेगा, क्योंकि इस नाम के साथ अब उसे लग रहा है कि उसकी सैंक्टिटी खराब हो रही है, जो बुनियाद पुराने लोगों ने बिल्ड करके रखी हुई थी। एंड इसी पे येलेना अपना कंसर्न ये भी दिखाती है कि सैम अब कभी भी चुप नहीं रहेगा। एंड अगर उसने एवेंजर्स टीम बना ली तो ओरिजिनल शील्ड और ओरिजिनल कैप्टन के साथ, तो लोग उसे ही असली एवेंजर्स बोलेंगे। और इन्हें तो अभी ही कई सारे लोग मीम्स एंड सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहे हैं कि ये तो असली एवेंजर्स है भी नहीं। जहां अब तो उस राख को और भी ज्यादा आग मिल चुकी है सैम विल्सन के ऑफिशियल स्टेटमेंट और कोर्ट वाली धमकी के साथ कि अब वो एवेंजर्स वाले नाम को अपना बना के रहेंगे, क्योंकि ये असली एवेंजर्स नहीं है, ये फैब्रिकेटेड कॉर्पोरेट ऑथेंटिसिटी बेच रहे हैं। जहां बकी के डायलॉग से भी बात क्लियर होती है कि बकी ने सैम से बात करने की कोशिश की, पर सैम ने बकी की बात नहीं मानी, जिसके ऑब्वियस रीजंस हैं वेल, और वेल को पास्ट में तो हम सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली पिक्चर में कैप्टन अमेरिका तो पूरी अपनी सरकार से ही भिड़ गया था गलत सही करने के चक्कर में, कि हाँ मैं सरकार के हिसाब से गलत सही नहीं करूंगा बल्कि खुद के हिसाब से करूंगा, जो सही होगा उसे सही करूंगा और जो गलत होगा
उसे गलत करूंगा। तो वो इतना सब कुछ परेशान और लड़ने के बाद यहाँ पे वो वैल यानी कि इस इवल औरत से क्यों ही मानेगा कि वो इसके टीम का हिस्सा बन जाए, वो उसके अंडर में काम करे, वो उससे नहीं होने वाला। एंड वो बाकियों की तरह इस तरीके के रिकग्निशन का भी भूखा नहीं है, वो डेस्परेट नहीं है, उसे रिकग्निशन मिल जाती है और अपने हिसाब से एवेंजर्स चलाएगा। एंड ये बात तय है कि सैम भाई एवेंजर्स नाम का कॉपीराइट लेने वाले हैं। कोर्ट की बात बीच में आ चुकी है, जिससे इस न्यू वाले एवेंजर्स की भाई और भी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी जब वो अपना नाम बदलेंगे कि ये किस तरीके का काम कर रहे हैं वो, जहां इनके डायलॉग से आप रियलाइज कर पा रहे हो कि इन्हें चाहिए क्या, इनकी इनसिक्योरिटी क्या है। पब्लिसिटी, फेमस रहना है, फेमस होना है, वायरल जाना है, जैसे ओरिजिनल एवेंजर्स होते थे। ये डेस्परेट हैं और आयरॉनिकली रियल लाइफ में एमसीयू भी इस स्टेट से गुजर चुका है या फिर गुजर रहा है कि लोग मान नहीं रहे हैं कि ये नए एवेंजर्स को एक्सेप्ट किया जाए। काफ़ी यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मेटा हो गया। एंड अब जोकिंगली ही सही पर साइड में रेड गार्जियन अपने अतरंगी आइडिया और कपड़ों के साथ वो एक पिच करता है एवेंजर्स के नए नाम को लेकर एंड टीम को नया नाम देता है द न्यू एवेंजर्स जेड के साथ। आखिर में एक जी भी लगा हुआ है जो कि ऑब्वियसली जोकिंगली ही था, किसी को पसंद नहीं आया। वहीं हमें तभी अचानक से बॉब भी खिड़की के पास किताब पढ़ते हुए नजर आ रहा होता है, जहां हमें उसकी पावर्स के बारे में और बातें पता चलती हैं कि उसकी सेंट्री और वॉइड वाली पावर्स इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब कि वो सेंट्री तब तक नहीं बन सकता जब तक वो अपने अंदर के वॉइड को नहीं जगाता, जो कि एक डेंजरस सिचुएशन और प्रोपोजिशन है, क्योंकि क्या भरोसा इस बार वॉइड अगर सेंट्री में टेक ओवर कर लेता है तो वो लोगों को सीधे मारना ही शुरू क्यों ना कर दे, कौन रोकेगा फिर उसे। तुम्हें क्या लगता है कि एक गलती 2 बार वो दोहराएगा? तुम तो नहीं दोहराते। एंड फिर इस पोस्ट क्रेडिट सीन का सबसे बड़ा मोमेंट जिसके लिए ये पोस्ट क्रेडिट सीन इंटेंडेड था, वो है स्पेस से आती हुई एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल शिप। दैट मीन्स कि ये स्पेसशिप सिर्फ स्पेस के ही किसी कोने से नहीं आ रही है, बल्कि मल्टीवर्स के कोने से आ रही है, वो भी डायरेक्टली अर्थ 616 पे, जहां वो स्पेसशिप और कोई नहीं बल्कि फैंटास्टिक 4 की स्पेसशिप है, जो कि पूरी की पूरी एक डायमेंशन जंप करके हमारी दुनिया में सीधे हमसे मिलने आ रहे हैं। जो कि काफी कंसर्निंग भी हो जाता है कि ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, सीधा गाड़ी की चाबी उठाए और पधार दिए, क्योंकि जिसके नतीजे डर ये बढ़ जाता है कि क्या सच में फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स मूवी में गैलेक्टस ने रीड के प्लैनेट को खा लिया। अपने फैंटास्टिक 4 टीम अपने प्लैनेट तक को नहीं बचा पाई और उस बड़े से फंबल फेलियर के बाद पूरी की पूरी टीम एक साथ एक अल्टरनेट अर्थ पे भाग के आना पड़ा उन्हें सरवाइव करने के लिए, क्योंकि कोई एवं ही किसी के घर नहीं चला जाता जब तक वो आपके बेशरम रिश्तेदारों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन सिचुएशन बड़ी सच में वर्स नजर आ रही है कि अपने मिस्टर रीड को बड़ा ही कैपिटल वाला एल लेना पड़ा है। फर्स्ट स्टेप्स के ट्रेलर में भी यह बात हमें देखने को नजर आती है कि एक अर्थ जैसा ही प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है और उसी में फैंटास्टिक 4 की टीम भी अपने स्पेसशिप में नजर आते हुए दिख जाती है कि उनकी स्पेसशिप दूर से उसे ऑब्जर्व कर रही है उस इवेंट को, विच मेक्स सेंस कि एक बहुत ही बड़ा लॉस से गुजरने के बाद अब वो उनके प्लैनेट पे आ रहे होंगे और साथ ही साथ अपने डेंजर्स को भी साथ में लेकर आ रहे होंगे। जहां अब मैं तो इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में बात करना चाहता हूं, पर अब वो विषय विस्तार से चर्चा का रूप है किसी और वीडियो के लिए, जिसके बारे में हम बहुत ही जल्द डिटेल में बात करेंगे। पर तब तक के लिए आप अपनी थ्योरीज और ओपिनियंस बताइए कि क्या सच में उसकी दुनिया खत्म हो गई? क्या रीड भाई अपने प्लैनेट को तबाह होने से नहीं बचा पाए? क्या सैम एवेंजर्स के कॉपीराइट को ले पाए? और क्या डॉक्टर डूम इनकी ले पाए? ये जानने के लिए देखते रहिए धारावाहिक डूम की बस्ती में क्या होती होगी मस्ती, वो भी सिर्फ पीजे के साथ। यार जोक्स अपार्ट, अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताइएगा, डिटेल्स में हम बात करेंगे। एंड यस, थ्योरीज को बॉम्बार्ड करना नीचे शुरू कर दो, अगली वीडियो में उसे जरूर से मेंशन करूंगा। और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।